अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई। आज की जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर एतजाज अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, लेकिन केस की समाअत के दौरान उन्होंने दलाइल दिए कि पार्लियामान में एक नया कानून मंजूर हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दे दिया गया है। मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस ले। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क किए कि खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान के सामने जेर बहस है। देखें पार्लियामान का दूसरा ऐवान क्या करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज रिमार्क देते हुए कहा कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हकूक मुकन्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि आम शहरियों का किसी जुर्म में आर्म फोर्सेस से जो है वो ताल्लुक हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। आइन और कानून को पसेपुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। 9 मई को जो कुछ हुआ आपके सामने है। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क किए कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी 9 मई को जो कुछ हुआ उसको देख रही है। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज सरहदों की मुहाफिज है। हम फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम ना करे। बादअज़ा अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इसी मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला है उसमें तरमीम की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। फिर गुज़िश्ता रोज सेनेट इजलास में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर हुकूमती और इत्तेहादी भी तकसीम में नजर आए। अपोजिशन अरकान के अलावा बिल की पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MKM और लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी मुखालफत की। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत पर इसे कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फौजी अदालतों का मुस्तकबिल क्या होगा, प्रोग्राम में सबसे पहले इस पर बात होगी। मुझे इस पर बहस के लिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, और हैदर वहीद साहब माहिर कानून सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस बहस में मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले अहमद अवैस साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। आज एतजाज अहसन की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस ले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। आपको लगता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इस पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए या ये उनकी डोमेन में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने और ये उनके डोमेन में तो आता है। आर्टिकल 184(3) के जुमरे में ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर को जहां देखें कि वो जहां पे ग्लेयरिंग वायलेशन हो फंडामेंटल राइट्स की, या कोई एक्ट या कोई ऐसी करारदाद या पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट जो है सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो सेनेट में ऑलरेडी उसको आपने देखा कि वो कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया, क्योंकि वहां भी बड़ा शोर मचाओ, इसमें हुकूमती हल्के भी डिवाइड हुए हुए नजर आए हैं इसके ऊपर, और वहां पे वो एक शोर हंगामे के बाद इसको पास नहीं किया गया, कायमा कमेटी के सपोर्ट किया गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर है कि जिसमें आइन को बिल्कुल वालाए ताक रख दिया जाता है और आइन की हैसियत खत्म हो जाती है कि आपने तो पुलिस स्टेट से अगला स्टेप है कि आप किसी के घर में जाके बगैर वारंट के किसी को बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कानून की बालादस्ती का निजाम तो यकसर जो है वो बदल के वो आप ताकत की बालादस्ती के निजाम को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है। लेकिन पहले भी एक कानून के हवाले से इस पर बात होती रही है कि कानून बनने से पहले ही जो है वो उस पर नोटिस लिया गया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसमें भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुड हैव जंप्ड इन? सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी, जबकि ये सेनेट में भी मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द है, तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी इंटरवेंशन कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का इख्तियार है?
नहीं, इस वक्त नहीं। देखिए ना, मामला तो अभी वहां उन्होंने इसको पास ही नहीं किया। अभी तो दोनों ऐवानों ने भी पास नहीं किया, एक दूसरे ऐवान ने उन्होंने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया है। तो ये वो स्टेज नहीं है कि जहां सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी। जब यह वहां से पास करके आगे, इस वक्त पहली सूरत हाल जो अभी उन्होंने नोटिस लिया हुआ है कि जहां पे अभी एक्ट पास नहीं हुआ था, लेकिन दोनों हाउस पास कर चुके थे और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज रहे थे, उस स्टेज के ऊपर उसको चैलेंज किया गया था। तो वो एक फॉर्मेलिटी की हद तक रह गया कि प्रेसिडेंट अगर उसको साइन करें ना करें, वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो आफ्टर 10 डेज वो इट विल बिकम लॉ। तो ये सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, राइट। जी जी जी, इसलिए यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब तक अब ये सेनेट इसको क्लियर नहीं करती, जब तक सो मोटो नोटिस लेने का सवाल पैदा नहीं होता इसमें। ठीक है हैदर वहीद साहब, क्या वाकई जो क्रिटिसिज्म आप इस बिल पर देख रहे हैं, क्या वाकई बहुत लामहदूद इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं इस बिल के अंदर? देखें, एक तो ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं जो आमतौर पे पुलिस के पास होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के, रेड्स के, सर्चेस के। अब ये इख्तियारात पुलिस के पास होते हैं तो फिर वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उन पे चेक्स एंड बैलेंस भी होते हैं, अदालतें होती हैं, वहाँ पे उन्हें पेश होना होता है, जस्टिफाई करना होता है, सर्च सही थी नहीं थी, तफ्तीश होती है वगैरह। एक पूरा एक लीगल निज़ाम है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है लॉ इन्फोर्समेंट पे। अब अगर आप ये लॉ इन्फोर्समेंट की पावर्स एजेंसियों को देते हैं तो चेक्स एंड बैलेंस तो आपने उस तरह से ट्रांसफर किया नहीं, तो अब वो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट कर सकते हैं इन चेक्स एंड बैलेंसेस के बगैर। वैसे ही जो है वो काफी खतरा रहता था कि ये तजावज ना करें अपनी हदूद से। अब आपने जो है वो तजावज जो है उसको लीगल ही कर दिया है। तो मेरे ख्याल से कुछ बुनियादी इस तरह के इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, फौज हो, एजेंसी हो, सबका तहफ़्फ़ुज़ आइन के दायरे में होना चाहिए और जहां जहां जरूरत है तो आइन साजी और बल्कि कानून साजी के जरिए से उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। उनको भी ये लगना चाहिए कि कानून के और जुडिशल सिस्टम में ही उनकी रेमेडी है, काली वीगो में नहीं है। तो मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कानून साजी के जरिए से दिया जाए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस तरह ट्रैम्पल ना किया जाए कि जहां पे हम फर्क ना कर सकें कि आया कि किसके हवाले से रेड हो सकती है और कहाँ फिर जो है वो विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल हो या ऑफ एनी अदर नेचर। अच्छा, तो प्रॉब्लम यही है कि बहुत इसमें वेग चीजें भी हैं। एनिमी की डेफिनेशन जो है वो किस हद तक ब्रॉड है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो काफी चीजें वेग रखी गई हैं और वो वेगनेस से फिर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है। राइट, और एक्सप्लॉयटेशन जी मैं दूसरा मामला जो उस हवाले से पूछना चाह रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है और जिस पर आज अदालत ने समाअत भी की। हुकूमत पहले इस पर एक दरखास्त आई जिसको भी मुस्तरद किया जा चुका है, जो लार्जर बेंच की। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर ये बारहा कहा जा चुका है कि जहां पर इंटरप्रिटेशन का मामला हो, ये आईनी मामलात हो, तो वहां पर फुल बेंच को तरजीह देनी चाहिए दूसरे बेंच की निस्बत या उसके मुकाबले के अंदर। तो आपको लगता है कि ये मामला जो है वो फुल कोर्ट, आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि वो दरखास्त तो अदालत मुस्तरद कर चुकी है, उस पर बात हो सकती है, तो आपके ख्याल में ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए था या इस पर बनाया जा सकता था? मेरे ख्याल से मुनासिब ही होता कि जाता। सवाबदीद तो ये चीफ जस्टिस साहब की ही है अभी, जब तक के रूल्स में कोई तरमीम नहीं आती, जो कि अभी नहीं आई। तो सवाबदीद उनकी थी, उन्होंने अपना डिस्कशन से इस्तेमाल किया। बेहतर होता कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आता और अब बोर्ड लगता सारा कुछ और फुल कोर्ट ही बनता। लेकिन अब जबकि नहीं बना है तो मेरे ख्याल से कोई 18वीं दफा मेरे ख्याल से मुस्तरद हो रही है ये बात, चाहे वर्बली या बाय ऑर्डर। तो अब मेरे ख्याल से ये बात वाजे होनी चाहिए कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाने वाले। और उनका ये कहना था कि अभी तो छुट्टियां भी हैं और सारे जजेस अवेलेबल भी नहीं है, बट चाहे ये जेन्युइन आपको रीजन लगे ना लगे, वो फुल कोर्ट बनाने नहीं वाले। तो फुल कोर्ट के अलावा लेकिन जाहिर है कि ये भी बड़ी अजीब बात है कि इतना अहम नौयत का मुकदमा जो है उसमें बड़ा ताखीर से जो है वो काम लिया जा रहा है, लंबी डेटें भी हो जाती हैं। पहले तो लग रहा था कि जैसे डे टू डे वो कोई डिसाइड कर देंगे,
और फिर बिल्कुल ठंडी पड़ गई है बेंच। तो ये भी बड़ी अजीब तरीके से ये केस चल आ रहा है कि कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश, एक तरफ सिविलियंस को ट्राई भी नहीं होने देते और दूसरी तरफ जो है वो मिलिट्री को कदम भी कराने को तैयार नजर आते। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लग गया है कि विदाउट रियली ऑफिशियली पासिंग अ फाइनल ऑर्डर, इट सीम्स लाइक द प्रायोरिटी ऑफ द बेंच इज कि ना सिविलियंस का ट्रायल हो और ना ही हमें कदम देना पड़े मिलिट्री को। राइट। अहमद अवैस साहब, इसमें अटॉर्नी जनरल बार बार अपने दलाइल में ये बात कह चुके हैं कि सिस्टम के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो बाहर तौर पर मौजूद हैं, राइट ऑफ अपील भी है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मजीद सेटिस्फाई करने की जरूरत है, और अगर पिटिशनर्स के जो कंसर्न्स हैं वो अगर दूर करने हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि राइट ऑफ अपील तो एक अलग से बात है। यहाँ पर जो ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल हो या सिविल ट्रायल हो, वो आर्टिकल 10A के ताबे होना चाहिए। वो जो है वो उसकी तमाम वो जरूरियात जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक फेयर ट्रायल की, वो फेयर ट्रायल में उसको जो राइट है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन है, राइट टू एड्यूस हिज ओन विटनेस है, और उसके बाद एक ओपन फेयर ट्रायल है, उसके बाद वकील की उसको प्रोविजन है, उसके बाद फैसला इन राइटिंग जो जिसको कहते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर के से उसका फैसला होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल का तो आपको मालूम है कि वहां पे तो ये तमाम चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, क्योंकि वो आर्टिकल 175 के अंडर भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस वजह से ये तमाम सूरत हाल जो है वो तो, और उसके बाद वो फिर वो उनकी अपनी हायरार्की में मिलिट्री ट्रायल जो है वो ऊपर वो हाना करके ऊपर भेज देते हैं ट्रायल का, और उसके बाद वो जो है वो उनका चीफ जो है ऊपर से वो फैसला करके वो उसको फाइनल कर देता है, फिर आप अपीलें करते रहे बाद में। तो ट्रायल जो है वो तो आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करता। ये एक सबसे बड़ी इसके अंदर लेकिन जो दीगर अदालतें हैं उनका ये कहना है कि दीगर अदालतों के पास रिव्यू का इख्तियार बाहर तौर पर मौजूद है, और फिर ऐसे प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं कि अगर कोई फॉरेनर है तो उसका भी ट्रायल हुआ है, और अगर कोई जो पाकिस्तान का शहरी है तो उसका भी ट्रायल जो है वो हो चुका है। नहीं साहब, हो चुका की बात है। बहुत सारी चीजें जो आप अगर हम माजी में अगर झांकें तो बेतहाशा अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो चुके हैं, बेतहाशा इलीगैलिटीज हो चुकी हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम परपेचुएट करें और इसको लेके ही आगे चलते रहें, कि हमारी क्योंकि पुरानी तारीख जो है वो बड़ी खराब है तो उसको हम सुधारने की कोशिश भी ना करें। बहुत कुछ हो चुका, लेकिन देखना कि ऑन द टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना यह है कि क्या चीज जो है वो फंडामेंटल राइट खादिम है कि नहीं है, आइन को प्रिवेल करना है कि नहीं करना। इवन आर्म फोर्सेस जो है उनके लिए भी लाजिम है कि पाकिस्तान के आइन को उन्होंने भी कसम उठाई हुई है। तमाम आपको पता क्या वो जो जब पास आउट होते हैं तो वक्त उनकी भी कसम उठाई हुई है, और उसको उसकी पासदारी जो है उनको उतनी ही लाजम है जितनी किसी और के ऊपर है और सिविलियन के ऊपर है। तो ये सारी बातें हैं को मतलब इसी वजह से अपने जस्टिस मुनीब साहब का और जस्टिस आयशा का और दूसरे जज साहबान का, चीफ जस्टिस साहब, तमाम ने आप देखिएगा उनका तो एक सबका जो है कि ये वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और लिहाजा ये उससे मुतसादिम है ये ट्रायल जो है। तो इसलिए ये हाँ जी, आप बहुत शुक्रिया जी। एक बात है कि वो बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब और हैदर वहीद साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। माजरत के साथ मेरे पास इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, अभी एक ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये मर्दमशुमारी वाला जो मामला है और फिर इस पर हुकूमत के अंदर क्या कोई कंफ्यूजन है कि इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर कराने हैं, मर्दमशुमारी पर, इस पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यार दोस्ताना देते रहे कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। सुपा सालारों से मिलने का एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी के एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे
मिलकर मशावरत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले कह चुके हैं कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि मरदमशुमारी हुई तो इसी पर इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं है। उनका यह भी कहना था कि मरदमशुमारी के नतायज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। आज वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने 2023 में होने वाली जो डिजिटल आबादी और हाउसिंग मरदमशुमारी थी उसकी मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए समरी भी अरसाल कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मरदमशुमारी मुकम्मल करके उसके नतायज भी मुकम्मल कर दिए, जिन्हें अब मंजूरी और रहनुमाई के लिए जो है वो CCI को भेजा गया है। क्या इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं? नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और इंतखाबात के हवाले से क्या सोच रही है? क्या पार्टी के अंदर इस पर राय मुनक़सिम है? इस पर प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी। मुझे ज्वाइन करें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वफाकी वजीर भी हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इंतखाबात वज़ीर आज़म ने कहा कि नई मरदमशुमारी पर होंगे, आपने कहा कि ये नई मरदमशुमारी पर जो है वो नहीं हो सकते। ये पार्टी के अंदर क्या इस मामले पर कोई कंफ्यूजन है कि मरदमशुमारी और इंतखाबात वाले मामले के ऊपर आगे किस तरह से बढ़ना है? नहीं रहमान, पहली बात तो यह है कि आप के जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये एक जमात की हुकूमत नहीं है, ये कौमी हुकूमत है। और जब आप बात करते हैं या कोई मिनिस्टर बात करता है तो वो डाल दी जाती है कि ये मुस्लिम लीग बात कर रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात सीधी सी है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू को बेस बना के बात की गई है वो दरअसल क्योंकि एक इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका काम है कि जमातों के जो शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको ड्रेस करना। तो जो इत्तेहादी जमातों में से कुछ जमातों की ख्वाहिश या शिकायत थी कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होने चाहिए, तो यकीनन उन्होंने उस पैराए में बात की। अब जो हम बात कर रहे हैं या दीगर जमातों में लोग बातें कर रहे हैं वो यकीनन यही कहते हैं, और कोई भी सियासी जमात तसव्वुर नहीं कर सकती कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर ना हो। अच्छा। हम भी यही बात करते हैं, मगर इसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, और उसके लिए अभी हमने नई कानून साजी भी की कि उनको मजीद बाइख्तियार किया जाए। अब उनकी सवाबदीद है कि वो इलेक्शन कब कराना चाहते हैं, नई मरदमशुमारी पे करवाना चाहते हैं, पुरानी मरदमशुमारी पे करवाना चाहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर मैंने कही और बहुत से लोग भी बात कर रहे हैं, यकीनन कानूनदान बात कर रहे हैं, वो यकीनन ये बात कहते हैं जो मैं भी समझता हूँ और तमाम पॉलिटिकल वर्कर और अरकान असम्बली समझते हैं कि एक कानूनी हिच ज़रूर है, रुकावट ज़रूर है कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। नई मरदमशुमारी पे अगर वोटर्स की तादाद किसी सूबा में बढ़ेगी तो यकीनन उसकी सीटें भी बढ़ेंगी, और जब सीटें बढ़ेंगी तो 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम किए बगैर आप किसी सूबे की न सीट कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मियां साहब इसका हल क्या है? क्योंकि मामला अब CCI का भी जो है वो उसका भी इजलास बुला लिया गया है, आपने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने हैं, आपकी हुकूमत जाने में अब एक हफ्ते से भी जो कम वक्त है वो बचा है, तो फिर इसका हल आपकी नज़र में क्या है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने, और जो बात आप कर रहे हैं कि CCI की मीटिंग कॉल कर ली, ये यकीनन उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस के अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे, वो सब मिलके जो फैसला करेंगे यकीनन फिर इसका हल वही है। लेकिन ये है तो अब ये मियां साहब है तो अब ये टेक्निकल इशू, तो फिर क्या आपको लगता है कि इस वजह से इंतखाबात कुछ आगे जा सकते हैं? देखिए, होने नहीं चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूं कि मौजूदा जो हालात, वैसे तो
किसी वक्त भी वक्त से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए, मगर जो आज के पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में अगर इलेक्शन को आगे लेकर जाएंगे या किसी वजह से आगे चले जाते हैं तो उससे यकीनन रियासत को नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि इलेक्शन जितनी जल्द हो सके होने चाहिए, ताकि एक तकसीम जो कर दी गई है कौम की, और उसमें बड़ा किरदार है पिछले 4 सालों में और ख़ास तौर पर इन 15 माह में भी, वो एक फ्रेश मैंडेट के बगैर आप कौम को यूनाइट नहीं कर सकते, कौम को मुत्तहिद नहीं कर सकते। कौम को मुत्तहिद किए बगैर जितने चैलेंजेस हैं रियासत को, उनको आप ड्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मियां साहब इसमें ये बताइएगा, अब हुकूमत बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ जो है वो कानून साजी कर रही है, कवानीन बन रहे हैं असेंबली में, और फिर ऐसी कानून साजी हो रही है जिस पर को बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, जिस पर आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ा है अपने इत्तेहादी, अपने ही मेंबरान की तरफ से, जिस तरह से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले पर हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? देखें रहमान, जहां तक तल्लक है कि बड़ी तेजी से कानून साजी हो रही है, जब नहीं होती तब भी शोर उठता है कि वेलियां तनख्वाह लैन चले जाते हैं। और जहां तक आपका ये सवाल है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सी ऐसी शिक्कें या कानून जो आइन से मुतसादम है, वो कभी भी किसी दौर में भी नहीं बनना चाहिए। वो इस वजह से कि देखें, अगर किसी ख़ास चीज़ को पेश नज़र रखते हुए आप कानून बनाते हैं तो उसके दूरस्थ नताइज अच्छे नहीं होते। अब आ जाएं, जो बात की जा रही है 9-10 मई के हवाले से या पिछले 15-20 माह के अंदर जो कुछ हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून तो मौजूद है भाई, आइन मौजूद है उन मुलजमों को, मुजरमों को पकड़ने के लिए, मगर कानून होते हुए, आइन होते हुए बेगुनाह जो है उसको रोकने के लिए आइन कानून रुकावट नहीं बन सकता, बनता नहीं है, समझा नहीं जाता कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सके बेगुनाह को। तो मुझे आज समझ ये नहीं आ रही कि गुनाहगार को पकड़ने के लिए आइन कानून कैसे रुकावट बन सकता है। जो बना हुआ है वो अलग बात है कि एक मखसूस सोच के या एक अदारे के चंद लोग जो हैं वो दरखास्तों पे दरखास्तें वसूल करें और उसको वो सहूलत दे दें जिस सहूलतकारी का हम जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 15-20 माह से। तो उसके लिए अगर कानून साजी करने की ज़रूरत है तो इससे बड़ी नदामत रियासत के लिए कुछ और नहीं हो सकती कि अगर रियासत पे 9-10 मई को हमला होता है तो रियासत झोली उठा के अपनी इंसाफ की भीख मांगे और रियासत को इंसाफ ना मिल सके तो फिर 2017 में जो कुछ मेरे साथ हुआ है और सारे करैक्टर, सारे एक्टर, सारे जो उस वक्त के लोग थे उनका इकरारे जुर्म करने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं तो फिर खामोश हो गया हूं कि अगर मेरी रियासत को इंसाफ नहीं मिल सकता तो मैं किस बात की मूली। प्रॉब्लमैटिक है कि जब कानून नहीं भी था तो फिर भी उसका इस तरह से इस्तेमाल हुआ। अब कानून ही अगर सख्त हो गया तो फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। ये जो कानून का इस्तेमाल है, अब इसी पर तो बात हो रही है, इसी पर तो तनकीद हो रही है कि ये चीज प्रॉब्लमैटिक हो सकती है आप लोगों के लिए भी। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं कि जब कवानीन इतने सख्त नहीं भी होते तो आप बेगुनाह को जिसके जो आपको पसंद नहीं होता चेहरा, जो आपको सोच पसंद नहीं होती, जो आपको तरक्की पसंद नहीं होती, तो आप उस कानून के आड़ में जो कुछ करते हैं बेगुनाह के साथ वो नाकाबिले बयान है। तो अगर आप गुनाहगार शख्स को पकड़ने की आड़ में नए कवानीन बनाएंगे तो फिर गर्दन दोबारा पेश
होएगी या गर्दन काबू आएगी एक बेगुनाह की, गुनहगार तो जो है वो बाअसर है। मगर मियां साहब, इसमें आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट, दीगर इदारे मिलकर जो है वो मामलात को आगे चलाएं। उन्होंने कहा कि मुझे ताने भी जो है वो दिए जाते हैं। आपको जरा बताएं पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात आप चाहते हैं? देखें रहमान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले दिन से नवाज शरीफ आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद करते आए हैं, जितनी कुर्बानियां दी हैं, जो हम बात करते रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा भी, कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आज वो नारा खत्म हो गया। नारा खत्म नहीं हुआ। नारे को अगर पजीराई मिली है तो एक अदारे ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, या एक अदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया अपने अदारे में, तो ये तो एक अचीवमेंट है। अच्छा। उस जद्दोजहद की हम कोई गलेल बरदार नहीं है, हम कोई पेट्रोल बम फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हमको मुसल्ला जत्थे नहीं हैं, हम अपनी रियासत के खिलाफ लड़ने वाले नहीं हैं, हम दूसरी रियासत के खिलाफ कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे थे, कोई दूसरी रियासत के खिलाफ तहरीक नहीं चला रहे थे। अगर हमारे मकासद पूरे हो जाते हैं और अदारों में बैठे लोग अगर इस चीज का एतराफ कर लेते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ही अगर कर सकता है तो आइन कानून की पासदारी से कर सकता है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। मुझे ये इल्जाम दिया जाए कि आज वोट को इज्जत दो का नारा कहां गया। मुझे तो आज अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरी जद्दोजहद के नतीजे में आज अदारों में बैठे लोगों ने एतराफ किया कि आइन कानून के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। लेकिन सर, आप कहते हैं कि पजीराई मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आपका भी ये कहना है और वजीर-ए-आज़म ने कहा 9 मई के वाकयात के हवाले से कहा कि उसमें हाजिर सर्विस लोग भी जो है वो थे इदारों में। आपने कहा कि इदारों में अभी भी लोग जो है वो मौजूद हैं और फिर साथ आप हुकूमत के अंदर भी हैं, तो ये सब चीज कोई समझ में नहीं आती। ये कोई पैराडॉक्स नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, रहमान, जो आपने कोट किया वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तो आपने कहा कि वो भी कहते हैं कि 9-10 मई के वाक़े में सहूलतकारी जो है हाजिर सर्विस या रिटायर लोगों ने दी। तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूं या हम क्या गलत कहते थे? अच्छा। पूरी जमात क्या गलत कहती थी? तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस क्या गलत कहती थी कि उसको सहूलतकारी मैसर है? और आज भी जो हम बात कर रहे हैं, आज भी एक अदारे में बैठे कुछ लोग जो हैं उसको सहूलतकारी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जवाब बनाते हैं कि नई कानून साजी की जाए उसको गिरफ्त में लाने के लिए। मगर ये कोई नहीं बात करता कि जहां गलती है, जिस अदारे में बैठ के चंद लोग उसको सहूलतकारी दे रहे हैं, बात तो वहां करनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि जो कमजोर लोग हैं उनकी पकड़ के लिए मजीद कवानीन सख्त कर दिए जाएं, और जो गुनाहगार हैं जहां से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जहां से उनको सहूलतकारी मिलती है, वहां कोई ड्रेस ही ना करे उन चीजों को। बहुत शुक्रिया। राइट, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि अब कल जारी किया जाएगा। अदालत की तरफ से तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील, दूसरी अदालत मुंतकली दरखास्त और हक़ो दिफा बहाली की दरखास्त और हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी मुमकिन तौर पर कल फैसला जारी होगा। अब यह केस किस तरह से अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी देख रही है और फिर सेशन कोर्ट के सामने भी यह मामला है। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद, जो कि इस केस को बड़ा एक्सटेंसिवली जो है वो कवर कर रहे हैं, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। फयाज, थैंक यू सो मच। फयाज, हमें ये समझाइएगा कि किस तरह से ये मामला जो है वो तीनों अदालतों में चल रहा है और क्या ये मंतकी इंजाम की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? बज़ाहिर तो मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह है, ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं,
वो एक कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि किसी तरीके ट्रायल कोर्ट को हुक्म इम्तना दे दिया जाए और ट्रायल कोर्ट को ट्रायल रोकने के अहकाम जारी कर दिए जाए। लेकिन जो आज इस वक्त जिस तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक वो कामयाब नहीं हुए, और यही वजह है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मुसलसल आगे की तरफ पेशकदमी कर रही है, पेशरफ जारी है। जैसे आज अमजद परवेज ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज कर दिया। ये फाइनल आर्गूमेंट्स हैं। जब भी इस तरह का कोई ट्रायल चल रहा होता है उसमें 2-3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है चार्ज फ्रेम, वो हो गया। दूसरा मरहला होता है शहादतें कलम बंद करना, वो हो गई। तीसरा मरहला इसमें आया था जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जी मैं अपना हक दिफा इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं ये मेरे विटनेस लिस्ट है, इनको विटनेस बॉक्स में मैं खड़ा करना चाहता हूं। वो इररेलेवेंट करार देके अदालत ने उनको वैसे ही डिसमिस कर दिया। उसके बाद अगला फॉर्म जो मरहला था चौथा, वो था फाइनल आर्गुमेंट्स का, वो आज शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त तक चेयरमैन पीटीआई को किसी भी अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। उम्मीद ये की जा रही है, अब पीटीआई ये समझ रही है कि शायद कल उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें ये बताइएगा, क्योंकि दरखास्तें तो बहुत सारी हैं, लगभग मेरा ख्याल है 7 या 8 के करीब जो है वो दरखास्तें हैं। अब तो क्या इसमें को बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है? उन दरखास्तों को भी तो देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी देखना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम फैसला को देख लेते हैं कि वो फैसला क्या करते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे बुनियादी नुक्ता तो एक देखना है कि क्या ये मेंटेनेबल भी केस है या नहीं, क्योंकि ख्वाजा हारिस का पहले दिन से ही नुक्ता ये है, वो ये समझते हैं कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, ये नाकाबिल समात है। और यही वजह थी कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था तो उसको रिमांड बैक कर दिया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक बार फिर उसको मेंटेनेबल करार देके उस पर उनकी शहादतें कलमबंद कर ली। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वैसे तो आज ये फैसला होना था, पूरी जो वकला की टीम है ख्वाजा हारिस समेत वो सुबह से ही मौजूद थे और शाम 4-4:30 बजे तक रहे, लेकिन वो फैसला ना होने की एक वजह भी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। आज एक इजलास था चीफ जस्टिस की सरबराही में, उस की वजह से वो एक तवील इजलास हुआ, जिसकी वजह से जो दोबारा हियरिंग हुई जिसमें जो हक दिफा है उसको खत्म किया गया था, उससे मुतालिक हियरिंग हुई है तकरीबन 4 बजे। 4 बजे के बाद अदालत ने कहा था कि हम इस पे ऑर्डर पास कर देंगे, लेकिन बाद में जब हमने कोर्ट से मालूमात हासिल की तो मैं ये मालूम हुआ कि कल होगा। इसमें 8 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। अब ख्वाजा हारिस ने जोर लगाया कि किसी तरीके ट्रायल को रोक दिया जाए, वो नहीं रुका। आज ईमन के सुबह आप यहां से अंदाजा लगाइए कि वहां पे क्या चल रहा है। कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट इस वक्त हमारा इंतजार कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप 12:30 बजे तक आ जाएं, वरना मैं फैसला महफूज कर लूंगा अगर आप आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उनको बता दीजिए कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको चाय भी पेश करते हैं। अच्छा, मीनवाइल उसी वक्त जब वहां पर हियरिंग स्टार्ट हुई तो जो जज साहब हैं मायूद दिलावर साहब, उन्होंने पूछा कि क्या कोई स्टे ऑर्डर मिल गया है, तो अमजद परवेज ने कहा जी स्टे ऑर्डर नहीं मिला। तो पीटीआई के वकला ने कहा कि जी उन्होंने कहा है कि आप इंतजार कर लीजिए, आप ख्वाजा हारिस वहां पर मौजूद हैं। तो अदालत ने इंतजार नहीं किया, अदालत ने कहा कि क्योंकि स्टे ऑर्डर है नहीं, तो आपको लगता है कि इन मराहिल में को बहुत ज्यादा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मराहिल हैं उनमें को बहुत ज्यादा आपको ताखीर होती हुई नजर नहीं? बहुत ज्यादा ताखीर इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला तो मामला हल हो गया। आज आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए, कल फैसला आ जाएगा। उसके बाद अब देखना होगा कि ख्वाजा हारिस जो है पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, उधर जाहिर है वो जाके हो सकता है कल इन्फॉर्म करें जी हमारा फैसला आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले फैसले को देखते हैं। तो जब उधर जाएगा, उधर जाके भी अगर स्टे मिलेगा तो इधर से काम रोकना है। अच्छा, स्टे नहीं मिलेगा तो फिर तो वो कार्रवाई तो मुसलसल बढ़ रही है। तो अब आप देखिए फाइनल आर्गूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें अमजद परवेज ज्यादा से ज्यादा कल अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर जाएंगे, तो उसके बाद सिर्फ ख्वाजा हारिस के रह जाएंगे, वो कितने दिन ले लेंगे। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि उधर से छुट्टियां भी चल रही हैं, उनकी 5 अगस्त तक के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो देखना होगा कि क्या दोबारा एक बार फिर उनकी छुट्टियां जो हैं उनको एक्सटेंड किया जाता है, नया रोस्टर आता है कि क्या होता है, वो एक बात देखने वाली होगी। लेकिन बहरहाल यहां से इस हाई कोर्ट से तो आज समझे मैटर हो गया, क्लोज हो गया, सिर्फ फैसला आना बाकी है जो कि कल आ जाएगा। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस जाएंगे और वो एक ही नुक्ता लेके, अगर तुमको यहां से रिलीफ मिल जाता है वो अलग बात होगी, वरना अगर वो रिलीफ नहीं मिलता तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। की जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जो है वो ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ बात होगी कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से।